नमस्कार। बात करेंगे हम लोग आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल दीजिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक मैं इसे कहूंगा। काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखें अपन, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे दिया स्पीसीज का, ऐसा नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन बनाए हैं। जैसे सबसे पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट है इस क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो एरिस्टोटल ने दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहला है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है या सबसे पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था वो यही था। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, साइंटिफिक अटेम्प्ट, सबसे पहली बार जो अटेम्प्ट किया गया था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो सबसे पहला इन्हीं का था, एरिस्टोटल का ही था। इन्होंने प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में डिवाइड किया? तीन ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया प्लांट को। डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। कितने ग्रुप में डिवाइड किया बच्चों? तीन ग्रुप में डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया था? प्लांट को। कि भाई इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट हमारी अर्थ पर मौजूद है ना, मैं उनको तीन ग्रुप में बांटता हूं। और बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने क्या किया? प्लांट की हाइट को देखा बस खाली। यानी कि ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो आधारित था किस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी क्या? उसकी हाइट। मेन जो चीज देखी गई थी वो क्या देखी गई थी? उसकी हाइट देखी गई थी, या फिर हम कहें उसकी स्टेम देखी गई थी कि उसकी स्टेम जो है वो कितनी बड़ी है। बस इस चीज को वहां पर देखा गया। अरे अरे, इस चीज को देखा गया था। तो इसी हाइट के बेसिस पर, इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट को तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी थी वो तीन कैटेगरी? एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। इसमें कितनी कैटेगरी बाबू? तीन कैटेगरी थी। एक वो कैटेगरी जो सबसे छोटे वाले हैं, एक मीडियम हाइट वाले और एक सबसे लंबे वाले। जो सबसे छोटे वाले थे उनको इन्होंने नाम दिया कि ये हैं हर्ब्स। ठीक है, सबसे छोटे यही थे, मतलब सबसे कम हाइट जो थी वो इन्हीं की थी। फिर इनसे थोड़े से बड़े जो थे उनको नाम दिया इन्होंने श्रब्स। श्रब्स मतलब ये जो थे वो शॉर्ट प्लांट थे। शॉर्ट हाइट वाले जो प्लांट थे वो ये थे। शॉर्ट हाइट वाले जो प्लांट थे वो ये थे, हर्ब्स। फिर थे इन्होंने दूसरी कैटेगरी बताई श्रब्स वाली, जो मीडियम हाइट के थे, इनसे थोड़े बड़े थे। मीडियम हाइट वाले जो प्लांट थे उनको बता दिया इन्होंने कि ये सब क्या है? श्रब्स में है। और तीसरी कैटेगरी बनाई इन्होंने किसकी? ट्री की। ट्री, ये तीसरी कैटेगरी बना दी इन्होंने ट्री की। और इसको बताया इन्होंने कि ये सबसे टॉल है। जो सबसे टॉल है वो ये है, ट्री वाले। सबसे टॉल, टॉलेस्ट प्लांट जो थे वो ट्री रखे थे। बताओ, अब उस समय के जमाने में भाई ये क्लासिफिकेशन भी बहुत माने जाते थे कि हाँ भाई चलो कोई तो क्लासिफिकेशन आया है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन इन्होंने प्लांट को बताया। एनिमल को भी बताया था, ऐसा नहीं कि ये तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, एनिमल को भी इन्होंने क्लासिफाई किया। एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया वो देखें। यही एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में ही लिखना है आपको, ये इन्हीं का है अभी। प्लांट और एनिमल दोनों को ही क्लासिफाई किया था इन्होंने तो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी? ये एनिमल की।
इन्होंने एनिमल को भी देखा कि भाई सब प्रकार के एनिमल हैं, तो इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में बांट दिया बाबू? दो ग्रुप में बांट दिया कि जो एनिमल है वो दो प्रकार के हैं। किस आधार पर बांट दिया? उनके खून को देख करके, कि किसी के अंदर रेड ब्लड है या किसी के अंदर रेड ब्लड नहीं है। जिनके अंदर लाल रंग का खून है वो इनाइमा है। इनाइमा नाम भी देखो कैसे रखे हैं, इनाइमा। इनाइमा मतलब जिनमें लाल रंग का खून है, विद रेड ब्लड। जिनमें लाल रंग का खून निकल रहा है वो होगा इनाइमा, और जिनमें लाल रंग का खून नहीं है वो होगा एनाइमा। ए और ई का अंतर है, बाकी का स्पेलिंग पूरा सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन भी हल्का फुल्का सेम ही लगता है। वो इनाइमा है, ये एनाइमा है। इसमें कोई लाल रंग का खून नहीं है, विदाउट रेड ब्लड। इसमें लाल रंग का खून जो है वो नहीं है। तो एक के अंदर लाल रंग का खून, एक के अंदर लाल रंग का खून नहीं। कितना सिंपल सा है ना। ये एरिस्टोटल का सबसे पहला क्लासिफिकेशन, इसी को माना जाता है साइंटिफिक टाइप का। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आता है, साइंटिस्ट हैं आपके लिनियस, नाम सुने होंगे आप लोग, लिनियस। लिनियस क्लासिफिकेशन, ये फिर से आ गया लिनियस। लिनियस इन्होंने कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। इन्होंने जितनी भी स्पीसीज है ना उनको दो किंगडम में बांटा, कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये होना चाहिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भाग में तोड़ दिया या दो भाग में बांट दिया, दो किंगडम बना दिए उनके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो लिनियस ने दिया। कब दिया था? 1758 में। ये क्लासिफिकेशन कब दिया गया था? 1758 में दिया गया था, याद रखना। दो किंगडम कौन कौन से हैं? वो जो दो किंगडम इन्होंने बताए वो कौन कौन से हैं? बड़ी सीधी सी बात थी, एक को नाम दे दिया प्लांट, एक को नाम दे दिया एनिमल। तो एक किंगडम तो कौन सा रख दिया भाई? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, ये हो गया भाई एक किंगडम का नाम। और दूसरा किंगडम का नाम दे दिया इन्होंने एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, ये दूसरे किंगडम का नाम दे दिया। तो एक किंगडम बता दिया इन्होंने किंगडम प्लांटी, और दूसरा किंगडम बता दिया इन्होंने किंगडम एनिमेलिया। कितनी छोटी छोटी बातें हैं सर। किस बेसिस पर बताया है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इनका जो आधार था क्लासिफिकेशन का वो था सेल वॉल। इन्होंने कहा कि जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट है, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल है। यानी कि ये जो बेसिस है, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका बेसिस क्या था? क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया? लिनियस ने क्या सोच करके प्लांट और एनिमल को अलग अलग रखा? कुछ तो देखा होगा ना कि हाँ भाई तू चल एनिमल में, तू चल प्लांट में, तू चल 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 प्लांट में चल, तू इधर आ, तू एनिमल में जा, पीछे से तू उधर निकल गया, चल एनिमल में चल, तू उधर से निकल, तू प्लांट वाले ग्रुप में चल। क्या देख क्या रहे थे ये सेल वॉल देख रहे थे। इधर सेल वॉल है क्या तेरे पास, बता तो। हाँ सेल वॉल है, चल 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 उधर जा, उधर प्लांट में जा। तू वहां एनिमल वाली लाइन में क्यों खड़ा है भाई? तू एनिमल नहीं है, इधर आ, तेरे पास सेल वॉल है ना, चल उधर निकल, चल प्लांट में जा। पता है वो कौन होगा? वो बैक्टीरिया होगा क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, और इन्होंने जिसके पास सेल वॉल थी उसको प्लांट में रख दिया। तो बैक्टीरिया जाकर के खड़ा हो गया क्या? एनिमल की लाइन में, कि मैं तो एनिमल हूं। और काफी हद तक सही भी है भाई बैक्टीरिया के पास, हालांकि बैक्टीरिया ना तो एनिमल है ना प्लांट है। बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोट है, लेकिन उसके पास लाइन ही दो थी, या तो इस लाइन में लग जाओ या उस लाइन में लगो। बैक्टीरिया बेचारा आया, बोले किस लाइन में लगे हैं? बोले मैं एनिमल जैसा ही हूँ, चलो एनिमल में लग जाते हैं। ये लिनियस वहीं खड़े थे, बैक्टीरिया कहाँ जा रहे हो भाई? लाइन गलत लाइन नहीं है, इधर चलो, तुम्हारी जो लाइन है वो प्लांट वाली है। बैक्टीरिया बोला अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं तो एनिमल में रखो मुझे, हालांकि मैं तो प्लांट एनिमल कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे रखना है तो एनिमल में रखो ना। लिनियस ने कहा नहीं चुप, तुम्हारे पास सेल बॉल है ना? सेल बॉल है? हाँ साहब है, तो चलो निकलो फिर। सेल बॉल है, वो सब की सब प्लांट में जाएंगे ये इनका सीधा सा सिद्धांत था। तो किस बेसिस पर इन्होंने बताया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल बॉल।
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर किसके अंदर सेल वॉल है और किसके अंदर सेल वॉल नहीं है। बड़ा सीधा सा था। जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल। सीधी सी बात। कोई भी हो, वो कोई भी, कहीं के भी कुछ भी बने रहो तुम, ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल होगी, चलो बच्चे प्लांट में, प्लांट की लाइन में लगा दो इनको। और जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको लगा दिया एनिमल में कि चलो बेटा एनिमल में, यानी प्लांट जिनके पास सेल वॉल नहीं, एनिमल सॉरी जिनके पास सेल वॉल है, और एनिमल जिनके पास सेल वॉल नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक ये था कि इस सिस्टम ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अलग ही नहीं किया, बहुत सारे सिस्टम को, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इनको अलग ही नहीं किया। इसका ड्रॉबैक लिख लीजिए, ड्रॉबैक। एनसीईआरटी बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी बेसिस, और स्पेशली आपके नीट एग्जाम पर फोकस हो रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, आपके नीट एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, इसके ड्रॉबैक को लेकर के। क्या है भाई, इन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि एक नहीं है, अलग अलग है। इस सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को अलग ही नहीं किया, जैसे जैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, समझते हो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स? इतनी तो फिलहाल उम्मीद रखता हूं कि जानते होगे, नहीं जानते हो तो इंतजार करो, आने वाले चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स। अब भाई आप खुद सोचो, एक ही ग्रुप में दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या एक बैक्टीरिया और एक ह्यूमन सेल को हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि बैक्टीरिया को और ह्यूमन सेल को आप एक ही ग्रुप में रख दो? एक प्रोकैरियोट को और एक यूकैरियोट को आप एक साथ नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बोथ सेल आर नॉट कैप्ट या नॉट प्लेस्ड इन अ ग्रुप, नॉट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। दोनों को आप सेम ग्रुप में नहीं रखते बाबू, नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर, इन दोनों की बातें करें तो अब इन्होंने क्या किया, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा, जो है ना, इनको एल्गी के साथ में रख दिया दोनों को। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा प्लेस्ड विद एल्गी, इनको एल्गी के साथ रख दिया। मतलब बात वही है ना कि कैसे कर सकते हो आप, सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को आप साथ साथ नहीं रख सकते, उनको थोड़ा सा डिफरेंस तो रखाओ। वो डिफरेंस इन्होंने कुछ किया नहीं। इन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा। फोटोसिंथेटिक वर्सेस नॉन फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है वो भी, दोनों को आप साथ में कैसे रख सकते हो भाई? दोनों को आप साथ में कैसे रख सकते हो? जैसे उदाहरण के तौर पर भी यहां पर फोटोसिंथेसिस में जैसे आपके ग्रीन एल्गी हो गए, जैसे ग्रीन एल्गी हो गए, तो ये तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये कैसे हैं? ये ऑटोट्रॉप हैं, ऑटोट्रॉप हैं। कैसे हैं भाई? ये ऑटोट्रॉप हैं आपके। और ये जो है वो आपके फंजाई कैटेगरी में आ जाते हैं, फंजाई जो है वो आपके इसमें आ जाते हैं। ये कैसे हैं? ये हेट्रोट्रॉप है, ये हेट्रोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद
नहीं बना सकते हैं। एक अपना खाना खुद बना लेते हैं, एक अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। और ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। एक ऑटोट्रॉप है, एक हेटेरोट्रॉप है, ये दो चीजें हैं। तो भाई इनको भी भाई एक तरह से एक साथ कैसे रख सकते हो आप। अब इनके ना बहुत सारे ड्रॉप है, खास करके इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये तीन जो मैंने आपको बताया ना, इन तीनों पे आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। कौन कौन से है वो ड्रॉबैक। एक सबसे पहला ये वाला, इसको याद रखना। दूसरा आपका यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाला, ये याद रखना। और तीसरा आपका फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। नीट एग्जाम के पर्पज से इन तीन एग्जाम्पल पर काफी क्वेश्चन आते हैं, जो इसके मेजर ड्रॉबैक माने जाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ, जो दिया था विट्टेकर्स ने। RH विट्टेकर क्लासिफिकेशन, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन कौन सा, यही वाला। साइंटिस्ट का नाम क्या है, RH विट्टेकर, WHITTAKER, RH विट्टेकर। इनका क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है। क्या है भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको टोटल 5 किंगडम में इन्होंने बांट दिया। कितने किंगडम में बांट दिया, 5 किंगडम में बांट दिया। कब दिया था, ये दिया था 1969 में, यानी कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद की बात है। 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था, RH विट्टेकर ने दिया था। क्या किया इन्होंने भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर हैं, ऑन आवर अर्थ, उसको डिवाइड कर दिया कितने में, इनटू 5 क्लासेस या 5 किंगडम। उसको 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सबको पहले तो लाइन में लगाए, बोले सब आओ लाइन में लगो, चलो चलो सब लाइन में आ जाओ। बोले तुम चलो इसमें, बोले तुम इस वाली लाइन में जाओ, बोले तुम इधर आओ, तुम इस लाइन में चलो, ओए तुम पीछे क्या कर रहे हो सर, चलो इस लाइन में चलो। ऐसी टोटल 5 किंगडम बनाए, सबको अपनी अपनी जगह भेज दिया। बोले तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे, तुम यहां रहोगे। कौन से थे वो 5 किंगडम, जरा उनकी बात करें हम लोग। सबसे पहला है आपका मोनेरा। कौन सा है भाई, मोनेरा। पूरा नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। ये सबसे पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ये दूसरा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा फिर इन्होंने बनाया किंगडम फंजाई, फंजाई, ठीक है। चौथा फिर इन्होंने बनाया किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। और पांचवा इन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। आ गई बात समझ में। इसके अलावा और कोई छठवां किंगडम नहीं है, ये 5 में ही काम हो गया। हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको इन 5 में बांट दिया, सबको अपनी अपनी जगह भेज दिया, चलो भाई निकलो यहां से। और क्या क्राइटेरिया रखे उन्होंने, क्या चीज देखी ऐसी, क्या देख लिया इन्होंने कि भाई इसको मोनेरा में रखना है, इसको प्रोटिस्टा में रखना है, उसको फंजाई में रखूंगा मैं, इसको प्लांटी में रख दो, इसको एनिमल, ऐसा क्या देख लिया इन्होंने। कुछ तो देखा होगा कि भाई चल तेरे अंदर ये कैरेक्टर है, तू चल तू प्रोटिस्टा में जा, अरे तू इधर आ, तू इधर आ, तेरे अंदर ये कैरेक्टर, तू चल फंजाई में चल, अरे तू क्या कर रहा है उधर, तू बाहर निकल, गलत लाइन में लगा, इधर चल, तू एनिमेलिया में चल। ऐसा क्या देखा इन्होंने, कुछ तो देख रहे होंगे। इन्होंने 5 कैरेक्टर पर फोकस किया। आप देखो अलग अलग किताबों में क्या दिया अपन को उससे फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में आप जाना, पेज नंबर 17 पर 5 क्राइटेरिया दिए हैं, रट लेना उनको, रट लेना, रट्टा मार लो। मैं पहली बार बोल रहा हूं, रट्टा मार लो। 5 मेन क्राइटेरिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 5 मेन क्राइटेरिया।
किस बेसिस पर? एनसीईआरटी बेसिस पर। बाकी की और किताब क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। एनसीईआरटी में क्या दिया? एनसीईआरटी में ये 5 मेन क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया है। कौन कौन से हैं वो 5 मेन बेसिस? सबसे पहला जो दिया है यहां पर वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर सबसे पहला ये दिया है। सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बोले? कौन प्रोकैरियोट और कौन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन, यूकैरियोट कौन, उस बेसिस पर सबसे पहला इन्होंने क्या देखा भाई? सेल स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोट है उनको भगा दे, चल बेटा मुनेरा में चल, मुनेरा में चल तू। फिर तेरे पास भले ही कुछ भी हो, तू प्रोकैरियोट है ना, तो तू किंगडम मुनेरा में जाएगा, उसको किंगडम मुनेरा में भेज दिया। फिर उसको देखा अच्छा तू यूकैरियोट है, फिर यूकैरियोट में उन्होंने और चीजें देखी, क्योंकि यूकैरियोट में आपका फंजाई भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है, एनिमेलिया भी और प्लांटी भी है। फिर उसके हिसाब से उन्होंने और देख करके किसमें किसको भेजना है वो देखा। दूसरा उन्होंने फोकस किया किस पर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर, कि उनकी बॉडी कैसी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया कि बॉडी को देखे बॉडी कैसी है। जैसे कईयों के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन उनको देखा, जैसे फंगस के अंदर होता है थैलस बॉडी होती है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन नजर आया उनको, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी फिर उन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, हालांकि थैलस में तो मल्टी सेलुलर ही होता है। अब जैसे ईस्ट है, ईस्ट क्या एक फंगस है, लेकिन फंगस आता काय में है? फंगस आता है यूकैरियोट में, ध्यान रखना। फंगस किस में आता है? यूकैरियोट में आता है, लेकिन ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये भी चीज इन्होंने देखी। तो इन चीजों पर भी इन्होंने फोकस किया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इन सब बातों पर भी इन्होंने चर्चा की। तीसरी जो चीज इन्होंने देखी वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना अपना न्यूट्रिशन बताओ, कौन क्या खाता है और कौन कैसे खाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कौन अपना खाना कैसे तैयार कर रहा है। कोई ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना रहा है, तो चलो भाई एक लाइन में। तुम हेट्रोट्रॉपिक को अपना खाना खुद बना रहे, चलो एक लाइन में। ऑटोट्रॉपिक वर्सेस हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वर्सेस हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि अभी जो मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, ये वाला देखो लिनियस वाला, जिसमें वो गलती कर गए थे, जो मेन ड्रॉबैक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, ये फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, वहां पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन आरएच बिट्टा करना इन सब चीजों पर ध्यान दिया कि हेट्रोट्रॉपिक कौन है और फोटोट्रॉपिक कौन है। हेटेरो सॉरी, और अरे क्या करते हो, हाँ हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, तो ऑटोट्रॉपिक कौन है और हेट्रोट्रॉपिक कौन है, इस बेसिस पर इन्होंने बात की। फिर एक बात इन्होंने देखा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्होंने देखा कि कौन किस तरीके से किसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस बारे में भी इन्होंने चर्चा की। और पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि वो जिस स्पीसीज को स्टडी कर रहे थे, जिसके बारे में वो जान रहे थे, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे थे कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, क्या उसके कॉमन कैरेक्टर है। मतलब वो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे हम लड़का देखने जाते हैं ना, तो खाली ऐसा नहीं लड़का बड़ा सुंदर है, लड़के की नौकरी है, चलो शादी करा देते हैं, ऐसे नहीं। हम पूरा खानदान देखेंगे, हम इसका इतिहास जानेंगे। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, पिताजी के पिताजी बाबा क्या करते हैं, तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं, तुम्हारी दादी किस परिवार की थी, अच्छा उस परिवार में तो ये ऐसी ऐसी घटना हुई थी एक बार, चलो हमको रिश्ता मंजूर नहीं। ये है आपका जो तुलना है, वो आपके पूर्वज जो है उनसे भी आपकी फाइलोजेनेटिक स्टडी की जाएगी। हालांकि ये तो मैं आपको एक उदाहरण में बता रहा हूं, तो वहां पर जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते थे तो उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा जाता था। तो ये है वो 5 मेन क्राइटेरिया। रट लेना इनको बॉस, रट लेना, रट्टा मारो इनको, बिल्कुल रट लो इनको। अब जो 5 क्लासिफिकेशन, सॉरी जो 5 किंगडम है,
उन पांचों किंगडम को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, और कोशिश करो कि अगर टेबल बना लो तो टेबल बनाना चाहो तो वो कर लो, या फिर आप वन बाय वन करके भी आप लिख सकते हो। चलो अपन टेबल बना करके पढ़ते हैं, एक बार में नहीं बनेगी तो दो टेबल कर लेंगे इसकी, ठीक है। इस तरफ लिख लें अपन किंगडम, और ऐसे में लिख लेंगे अपन इसके कैरेक्टर्स, ठीक। तो अपन एक टेबल बनाए, इसमें टेबल से क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, सारी चीजें जो है वो आप आसानी से एक ही बार में पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर अपन एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेबल में ही सारी चीजें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी। सबसे पहला अपन लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर, एक मिनट, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग किंगडम, कि किंगडम कौन सा है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर, थोड़ा सा जगह कम लो, किंगडम तो इतने शब्द में ही आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे दो टेबल बनानी है, एक तरफ कैरेक्टर लिखते जाएंगे, एक तरफ ऐसे लिखते जाएंगे। तो एक तरफ लिख लीजिए अपन क्या, कैरेक्टर। अब एक काम करते हैं, ऐसे किंगडम बनाते हैं और इस तरीके से वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, एक काम करो, ऐसे करते हैं, पहले आप कैरेक्टर ही लिखो, यहां पर कैरेक्टर लिखो, फिर लिखेंगे अपन मोनेरा, इस तरीके से लिखो। फिर आ जाओ प्रोटेस्टा, फिर उसके बाद आ जाओ फंजाई। अब एक काम करो, जगह नहीं बची है, एनिमेलिया और उनको पीछे लिख लेंगे अपन, ठीक है। प्रोटेस्टा, अब ऐसे लिख क्यों नहीं सकते यार, टेक्नोलॉजी है अपने पास, कमाल करते हो। फॉन्ट छोटा करो, ये लो, अभी लिख करके दिखाते हैं, सब हो जाएगा। ये लो कैरेक्टर, अब तो सब कुछ आ जाएगा। अब तो तुम भले ही 10 किंगडम हो तो 10 किंगडम करवा लो मेरे से, वो भी मैं कर दूंगा। दूसरा लिख लेना आप मोनेरा, तीसरा लिख लेना प्रोटेस्टा, उसके बाद आप लिख लीजिए फंजाई, उसके बाद आप लिख लीजिए प्लांटी, उसके बाद आप लिख लीजिए एनिमेलिया। लो जी, आ गए पांचों। कौन कह रहा नहीं आया, जगह बनानी पड़ती है भाई, एडजस्ट कर थोड़ा सा, ट्रेन में भी तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं ना, चल 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 चल, तो हो ही जाता है। तो इसमें भी देख लो भाई, ये है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर सेल टाइप की, सेल टाइप। पहला कैरेक्टर क्या है बाबू, सेल टाइप, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या रहेगा, हाँ, वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया था मैंने, एक अर्जेंट कॉल था। तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, पहले सेल टाइप की, कि सेल टाइप कैसा है। अब देखो किंगडम मोनेरा, इसमें सेल टाइप कैसा है भाई, प्रोकैरियोट। कैसा है बाबू, ये प्रोकैरियोट है। बाकी के सब यूकैरियोट है, अकेला यही है प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट है, यूकैरियोट। ये अरे 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 अरे, अरे। और ये भी कैसा है, ये भी है यूकैरियोट। ये भी कैसा है, ये भी है यूकैरियोट। ई कैसा है बाबू, ई भी यूकैरियोट ही है, मतलब एक अकेला प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। कोई समस्या, रटने वाली तो कोई बात ही नहीं, वैसे ही याद हो जाएगा ये तो। चलो भाई, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाओ, सेल वॉल। जगह कम है, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे। सेल वॉल को सोचो कितना बड़ा कैरेक्टर माना गया है, उसको अलग से बताया गया है। सेल वॉल की चर्चा करें, सेल वॉल किसमें है और है तो किस चीज की बनी है। जैसे यहां पर हम बात करें किंगडम मोनेरा में सेल वॉल है, सेल वॉल बाबू प्रेजेंट है, और नॉन सेलुलोजिक है, इस बात को ध्यान रखना। कैसी है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि सेलुलोज की नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज की नहीं है, तो काई की है, वो बनती है आपकी, इसमें एक अलग ही पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरिन, या फिर बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, उस चीज की बनी होती है। जगह खा गया बॉस ये बहुत, चलो कोई नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, नहीं मत, अब ज्यादा मत लिखो, बस पेप्टाइडोग्लाइकन काफी है। म्यूरिन करके भी है, वो आप लिख लेना, यहाँ जगह नहीं बच रही ना, थोड़ा समझा करो, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है बाबू। तो सेल वॉल है, और कैसी है, नॉन सेलुलोजिक है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनती,
पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। काय की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा कैसा है? वो यूकैरियोट है। क्या इसके अंदर है? कुछ कुछ में प्रेजेंट है, सभी में नहीं है लेकिन कुछ कुछ में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन सम, सभी में नहीं है लेकिन कुछ कुछ में जो है वो प्रेजेंट अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। फंगस के अंदर, बिल्कुल फंगस के अंदर प्रेजेंट है, और यहां पर भी नॉन सेलुलोजिक है, यहां पर बनती है काइटिन की। आईएमपी लगा के लिख लेना इसको, ये भी आपके नीड के लिए बहुत जरूरी है। फंगस में सेल वॉल है, बिल्कुल है, और काइटिन की बनी होती है वो सेल वॉल। काय की बनी होती है? काइटिन की। फिर उसके बाद आते हैं प्लांट। प्लांट में तो सेल वॉल होती ही है। अरे प्रेजेंट लिखो, यस सर प्रेजेंट है। और काय की बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। और यूकैरियोट्स में नहीं होती, एब्सेंट। यानी हम लोगों में, इंसानों में किसी प्रकार की कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्लियर? याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? बिल्कुल भी नहीं है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर इनका जो डीएनए ना वो खुला साइटोप्लाज्म ऐसे ही खुल्लम खुल्ला घूम रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है काय का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई रोक टोक नहीं, कहीं पर भी जा सकता है, वो एकदम फ्री है। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट। बाकी के सब में होती है, सब के अंदर मिलेगी। इसमें मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मतलब उसमें प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है, सबके अंदर देखने के लिए मिलती है। कोई समस्या मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। और देखें भाई, अगला फीचर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इसके पास सेल है, बिल्कुल है, कौन सी बड़ी बात है, हो गई ना। बिना सेल के कैसे बनेगा? तो ये सेलुलर है, सही बात है, ये सेलुलर है। उसके बाद प्रोटिस्टा, ये भी कैसा है? सेलुलर है। तो सर ये क्या बात लिख रहे हो आप, सेल का तो हो गई ना। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि सेलुलर के अलावा और क्या है। जैसे यहाँ पर केवल सेल ही सेल है, सेल के अलावा कुछ टिश्यू भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मैं उसकी बात में बात कर रहा हूं। तो जैसे मोनेरा के अंदर केवल सेल ही है, प्रोटिस्टा के अंदर केवल सेल ही है, कोई टिश्यू वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। फंगस के अंदर हमको मल्टी सेलुलरिटी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर है और इनमें टिश्यू भी मिलता है, लूज टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, लूज टिश्यू। किसमें? फंगस के अंदर। और प्लांट के अंदर तो फिर आपको पता ही है, प्लांट के अंदर तो प्रॉपर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो अपन को देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी इसके अंदर तो प्रॉपर हमको टिश्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रॉपर ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हमको प्रॉपर टिश्यू, प्रॉपर ऑर्गन, और इवन उन सेल से बने हुए प्रॉपर सिस्टम तक अपन को देखने के लिए यहां पर मिल जाते हैं। किसमें? एनिमेलिया के अंदर। फिर आते हैं हम लोग पांचवें कैरेक्टर पर, लिखिएगा न्यूट्रिशन। किसमें कैसा न्यूट्रिशन है उसकी चर्चा करें भाई। तो भाई मोनेरा, मोनेरा मतलब अपने जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन है? बहुत ही डाइवर्स टाइप का है। मतलब बैक्टीरिया ना आपको ऑटोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे, बैक्टीरिया आपको हेट्रोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे। दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। लो दोनों प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया में आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। प्रोटिस्टा के अंदर भी अपन को दोनों मिलते हैं, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक मिल जाएगा और साथ में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी दोनों प्रकार के हैं। फंगस के अंदर नहीं होता, फंगस के अंदर प्योरली हेट्रोट्रॉपिक है, इसमें ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। अभी तक तो ऐसा कोई फंगस नहीं देखा गया है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो। ये कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक है, ये हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में मेनली ये सैप्रोफाइट बहुत ज्यादा होते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर ज्यादा ग्रो करते हैं।
सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है फंगस। प्लांट आपको पूरी तरह से मालूम है, हर एक प्लांट जितने भी है वो सब की सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हम जो एनिमल हैं हम सब भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी हम सब भी दूसरों पर ही डिपेंड हैं। काश काश हम इंसान भी ऑटोट्रॉपिक होते, तो ना मैं यहाँ पढ़ा रहा होता ना आप पढ़ रहे होते, कोई टेंशन ही नहीं होती। काश हम इंसान भी फोटोसिंथेसिस कर पा रहे होते, तो ना आप नीट की तैयारी कर रहे होते ना मैं नीट की तैयारी करवा रहा होता। जब भी भूख लग रही होती बाहर धूप में जाते वैसे सेक लेते, मिल गई एनर्जी। भाई आप क्यों पढ़ रहे हो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए। जब 2 वक्त की रोटी सूरज से मिलती, सूरज में तो इतनी एनर्जी है कभी खत्म ही नहीं होती, तो ये टेंशन ही नहीं होती। हम इंसान कैसे हेटेरोट्रॉपिक हैं, जो अपनी हमारे बॉडी के जो सेल है वो अपना खाना नहीं बना सकते, हमें दूसरों पर निर्भर है, हम प्लांट के ऊपर, एनिमल, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है। आ गई बात समझ में, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 5 कैरेक्टर आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी जो टेबल मैंने आपको बताई है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरी टेबल किस पर बेस्ड है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखो भाई, ये 5 किंगडम हो गया क्या सर, इसके अलावा और कोई किंगडम नहीं है? एक किंगडम और है, वो भी देखो, कार्लवूज। ई का ऐसा किंगडम है सर, ये किंगडम नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चा। नाम कैसा है सर, ये कार्लवूज। अब है तो है, कार्लवूज साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया था, या सिंपल सा कहें इसको 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने दिया था। क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम, ये कार्ल वूज नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया। ये क्या चीज है, 3 डोमेन सिस्टम। इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में तोड़ दिया। जो किंगडम मोनेरा था ना, उसको 2 डोमेन में तोड़ दिया, डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन। इसको तोड़ दिया कितने डोमेन में, 2 डोमेन में इसको बाबू तोड़ दिया। ये लो, इसको 2 डोमेन में तोड़ दिया। और अच्छा, 2 डोमेन कौन से थे, एक था आर्किया और एक था बैक्टीरिया। वो 2 डोमेन ये थे, एक था आर्किया और एक था बैक्टीरिया। एक था आर्किया और एक था आपका बैक्टीरिया, ये 2 डोमेन में इसको तोड़ दिया। आर्किया में एक और ए आएगा, आर्किया और बैक्टीरिया। किसको, किंगडम मोनेरा को इन्होंने 2 डोमेन में तोड़ दिया। और जो यूकैरियोट था, उसका जो यूकैरिया डोमेन था ना, मतलब उसमें तो बेसिकली यूकैरिया ही रहा। तो ये हुआ क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को टोटल 6 किंगडम में बदल दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, उसमें से किंगडम मोनेरा पहला वाला हो गया, जिसको ये 2 में तोड़ दिया। अब जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला कौन सा था आपका, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। अब हालांकि क्या था, इन्होंने डोमेन के हिसाब से अपन बात करें तो डोमेन के हिसाब से अपन चले, तो एक डोमेन ये रहा, दूसरा डोमेन ये रहा, और तीसरा जो डोमेन इन्होंने बनाया वो बनाया यूकैरिया, यानी यूकैरियोट को यूकैरिया इन्होंने बोल दिया। ये 3 डोमेन हो गए, एक डोमेन ये रहा, एक डोमेन ये रहा, और एक डोमेन जो है वो ये रहा। ये 3 डोमेन इन्होंने बना दिए, और ये जो डोमेन है इसके अंदर फिर बाकी के 4 आ गए, यानी कि एक अपना प्रोटिस्टा आ गया, इसी में जो है वो अपना फंजाई आ गया, सॉरी, इसी में आपका प्लांटी आ गया, इसी में जो है वो एनिमेलिया आ गया, सब इसी में आ गया। तो टोटल देखो भाई, डोमेन तो 3 है लेकिन किंगडम कितने हो गए, 6। अच्छा, इनका ये जो 3 डोमेन था ये किस बेसिस पर था वो भी मैं आपको बताता हूं। किस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था, ये था बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए, सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरआरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पर ये 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने दिया था कार्लवूस ने। ए बैक्टीरिया, बी आर्की, सी यूकैरिया।
तो टोटल कितने किंगडम हो गए इस 3 डोमेन सिस्टम में? टोटल 6 किंगडम हो गए। ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, इसके अंदर टोटल कितने किंगडम हो गए? टोटल से 6 किंगडम आर प्रेजेंट। समझ गए? और वो 6 किंगडम कौन कौन से हो गए भाई? किंगडम मोनेरा को तो 2 भाग में तोड़ दिया। एक को बोल दिया किंगडम आर किया, एक को बोल दिया किंगडम बैक्टीरिया। ठीक है। और फिर जो तीसरा वाला जो डोमेन था यू कैरिया, उसके अंदर था फिर एक किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, और फिर है किंगडम प्लांटी, और फिर उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। ये रहा बाबू किंगडम एनिमेलिया। कितने हो गए जरा गिनती कर लो? 1 2 3, 1 2 3, और ये 4, ये 5, और ये 6, और इसी के साथ ये 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बता दिया गया। किसके द्वारा बताया? ये बताया गया कार्ल लुबूस के द्वारा। कार्ल लुबूस ने 3 डोमेन सिस्टम दिया जिसमें टोटल 6 किंगडम कर दिए। मतलब इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया, और वो नया किंगडम था कौन सा? आर्की बैक्टीरिया का। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आ गई बात समझ में? चलो और देखो भाई, एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना है, सुना ही होगा, नाम मैं बता रहा हूं, बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आप तो सीधे बेंथम लिख लो, बेंथम। और एक साइंटिस्ट थे हुकर। ये 2 साइंटिस्ट हैं, ये कई नाम नहीं है, 2 अलग अलग हैं हुकर। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। इन्होंने मिलकर के एक बुक लिखी, जेनेरा प्लांटेरम। दे रॉट अ बुक, और बुक का नाम जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, ये भाई इनकी बुक का नाम है, जेनेरा प्लांटेरम। तो क्या करें सर? अचार डालू? डाल लो। तो जेनेरा प्लांटेरम ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक की, इसी किताब के अंदर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट। इन दिस बुक, इसी बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, उसका नाम रखा, दे गेव नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट ये नाम दे दिया उसका। अब बाबू ये स्पर्मेटोफाइट क्या है? स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है जिनमें सीड बनते हो। स्पर्मेटोफाइट ऐसे जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर सीड बनते हो वो है, यानी कि सीड बियरिंग प्लांट। बड़ी सीधी सी बात है, सीड बियरिंग प्लांट, या फिर हम कहें सीडेड प्लांट, जिनके अंदर बीज बनते हो। ऐसा कोई भी प्लांट जिसमें बीज बनता हो, सीड बनता हो, वो सब स्पर्मेटोफाइट, सब की सब स्पर्मेटोफाइट। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्पर्मेटोफाइट है ना, उसका डिवीजन किया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये जो डिवीजन स्पर्मेटोफाइट है, स्पर्मेटोफाइट, इसके अंदर ढेर सारी फैमिलीज हैं, और लगभग इन्होंने बताई थी 202 फैमिली, 202 फैमिलीज इन्होंने बताई कि भाई इसके अंदर टोटल 202 तो फैमिली है। और उसको डिवाइड किया इन्होंने फिर 3 क्लासेस में। ये जो 202 फैमिली थी, इनको इन्होंने डिवाइड किया 3 क्लासेस में, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में उसको डिवाइड किया। कौन कौन सी वो 3 क्लासेस? डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट।
डाइकॉट। डाइकॉट तो नॉर्मल बोलते हैं, वैसे सही भाषा में इसको बोलते हैं डाइकोटिलिडोनी। लिडोनी ये पूरा नाम है, वैसे तो डाइकॉट के नाम से ही चल जाता है, लेकिन फिर भी अपन सभ्य लोग हैं ना, तो पूरा नाम बोलेंगे। इसमें बताई इन्होंने कि लगभग 165 फैमिली इसके अंदर है। कितने में से? 202 में से 165 फैमिली तो डाइकोटिलिडोनी के अंदर है। दूसरा इन्होंने बताया मोनोकोटिलिडोनी। मोनोकोटिलिडोनी ये दूसरी बड़ी फैमिली बताई। कहा कि इसके अंदर है टोटल 34 फैमिली। 34 फैमिली। और तीसरी इन्होंने बताई जिम्नोस्पर्म। नाम सुने हो कभी जिम्नोस्पर्म? पूरा नाम है उसका जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी। बची कुची जो फैमिली है वो उस जिम्नोस्पर्मी के अंदर। 2 नंबर 3 नंबर। बची कुची कितनी हो गई? 165 और 34, 202 तो थी, तो बची कितनी आपकी? काउंट कर लो भाई, काउंट नहीं कर सको तो लिख दो। 3 बच रही हैं। रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, वैसे तो काउंट ही कर लो तो अच्छा है। 3 फैमिली इसके अंदर बची। ये स्पर्मेटोफाइटा का डिवीजन था। आ रही है बात समझ में? इसके ना बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, इसके क्या फायदे हैं? बेनिफिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के बेनिफिट की हम चर्चा करें। क्या इनके बेनिफिट है? सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि ये जो है वो मेनली फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड था। फूलों के जो कैरेक्टर होते हैं ना, उस पर बेस्ड था। मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। किस पर बेस्ड था बाबू? ये ना फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड था। फूल जो होते हैं ना, उनके कैरेक्टर पर बेस्ड था। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल नहीं था। दिस इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं था ये। बेंथम और हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन है, याद रखना। और ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन भी माना जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन भी इसको माना जाता है। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा क्लासिफिकेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड है, इसलिए इसको सिंपल क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन जो है वो माना गया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नेचुरल तो है, लेकिन साथ साथ में नॉन फाइलोजेनेटिक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट इज नेचुरल बट नॉन फाइलोजेनेटिक, ध्यान रखिएगा। फाइलोजेनेटिक नहीं है, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहां पर स्टडी नहीं किया गया है। ये एक और भी अच्छा पॉइंट है। नेचुरल तो है, लेकिन नेचुरल में कैसा है? ये नेचुरल में ये नॉन फाइलोजेनेटिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और यही जो है नॉन फाइलोजेनेटिक होना ही इसकी मेन डीमेरिट मानी जाती है। यही इसकी डीमेरिट है। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि डीमेरिट क्या है इसका। डीमेरिट यही है कि यहां पर फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया। फाइलोजेनी इज नॉट कंसीडर्ड, तभी तो अपन कह रहे हैं कि नॉन फाइलोजेनेटिक है। यानी हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहां पर स्टडी नहीं किया। नॉन फाइलोजेनेटिक है यहां पर। कैसा है? नॉन फाइलोजेनेटिक। इसलिए यहां पर जो जिम्नोस्पर्म है उसको डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा है। अरे हाँ, एक मिनट, इसको ना थोड़ा ऐसा लिखो। तो आप लिख ही रहे तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसको उठा करके यहां ले आओ और इसको आप यहां लेकर के आओ। इसको बीच में रखा गया है। ओ, ये कहां से निकला है? इसको यहां रखना है अपन को। डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा है इसको। क्योंकि फाइलोजेनी पर बेस, अगर फाइलोजेनी स्टडी करते तो बीच में नहीं रखते इसको। बिकॉज जिम्नोस्पर्म is placed between
डाइकॉट एंड मोनोकॉट, क्योंकि इसको डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में फंसा दिया, बीच में इसको रख दिया। अगर फाइलोजेनी के हिसाब से अगर हम चले ना, एज पर दी फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी के हिसाब से पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से पहले है, पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए, जिम्नोस्पर्म के बाद फिर आपका मोनोकॉट आना चाहिए, सॉरी हाँ मोनोकॉट आना चाहिए, नहीं मोनोकॉट नहीं आएगा, डाइकॉट आएगा, सॉरी 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 शक्तिमान। तो डाइकॉट आना चाहिए और फिर उसके बाद आपका मोनोकॉट आना चाहिए, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस माना जाता है। करेक्ट ऑर्डर अगर अपन बात करें एज पर फाइलोजेनी तो ये है, जबकि इनके अकॉर्डिंग क्या था, एज पर बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग पहले डाइकॉट रख दिया, डाइकॉट के बाद इनने फिर जिम्नोस्पर्म रख दिया, और सबसे आखिरी में इन्होंने फिर मोनोकॉट रख दिया, जो कि गलत है, जो कि फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता। फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट और फिर उसके बाद मोनोकॉट आना चाहिए। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, यह है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी तो हर एक किंगडम को हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे किंगडम मोनेरा तो उसमें बैक्टीरिया फुल डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे, फिर किंगडम फंजाई आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, प्लांटी है, एनिमल है, सबको डिटेल में पढ़ना है बाबू, ऐसे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले आपको, बहुत समय लगेगा अभी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।